सुबह 9 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी, थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। मैं हूं अंटू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, तापमान की स्थिति क्या रहेगी। लेकिन मौसम खबर में सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों पर। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से 5 बड़ी खबरों के बारे में आपको जानकारी दे, कहाँ कैसा मौसम रहने वाला है। और सबसे पहले कोंकण गोवा के बारे में आपको जानकारी दे, तो भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट कोंकण गोवा में जारी किया गया है। वहीं अगर मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो कुछ हिस्सों में बेहद भारी बारिश होने की उम्मीद है। मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में काफी ज्यादा मूसलाधार बारिश हो सकती है। वहीं केरल की बात करें तो तेज हवाओं के साथ बेहद भारी बारिश का यहां भी अनुमान जाहिर किया जा रहा है। तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं जमकर हो सकती है बरसात। तटीय कर्नाटक के बारे में भी अलर्ट रहने की आवश्यकता है, कहीं कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है। वहीं गुजरात की बात करें तो भारी बारिश के साथ तटीय इलाकों में हालात रहेंगे प्रतिकूल। इसी तरीके से अब 5 बड़ी खबरों के बाद अब मौसम अलर्ट का रुख कर लेते हैं। मौसम अलर्ट में आज क्या है विशेष, आइए सिलसिलेवार तरीके से इस पर भी डालते हैं नजर। जिसमें आपको सबसे पहले हम जानकारी दे दें कि देख सकते हैं पूरा ये मैप, जिसमें जो क्षेत्र लाल रंग में है और जो क्षेत्र नारंगी रंग में है वहां पर चेतावनी और सावधान रहने की बात कही जा रही है। इसमें मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, भीतरी उत्तर कर्नाटक की बात करें तो सावधान रहे, क्योंकि भारी से बहुत भारी बारिश यहाँ पर हो सकती है। इसी तरीके से भीतरी दक्षिण कर्नाटक और केरल में बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश होने की संभावना, जिसके बारे में हमने आपको अलर्ट में भी जानकारी दी, यानी 5 बड़ी खबरों में। उसी तरीके से पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो काफ़ी तेज़ हवाओं के साथ यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है। पूरे पूर्वोत्तर में काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की संभावना है, नज़र बनाए रखने की आवश्यकता यहाँ पर भी है। इसी तरीके से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और साथ ही अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ भी काफ़ी भारी बारिश अगले 24 से 48 घंटों में हो सकती है। लेकिन जो क्षेत्र यहाँ पर लाल रंग में और नारंगी रंग में दिखाई दे रहे हैं, आपको वहाँ पर ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, जिसमें केरल है और कोंकण गोवा भी है, जिसके बारे में अलर्ट में हमने आपको जानकारी दी 5 बड़ी खबरों में कि काफी मूसलाधार बारिश कोंकण गोवा और साथ ही केरल में हो सकती है। उसी तरीके से विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, भीतरी उत्तर कर्नाटक, यहाँ भी सावधान रहने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम आपको बारिश के बारे में सिलसिलेवार तरीके से जानकारी देते हैं। कहां पर अधिकतर जगहों में बारिश होगी, कहां पर कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। जिसमें आप देखिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। इसी तरीके से उत्तराखंड में देखिए अनेक जगह बरसात हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगह बरसात होने की संभावना अगले 24 से 48 घंटों में यहाँ पर बनी हुई है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अन्य क्षेत्रों के बारे में बताते हैं कि वहाँ पर बारिश कहाँ कितनी होगी, कहीं कहीं होगी या ज़्यादातर क्षेत्रों में होगी। पूर्वोत्तर की बात करें तो आप देख सकते हैं अनेक जगहों पर यहाँ भी अगले 24 से 48 घंटों में बारिश हो सकती है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अगर उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो अधिकतर जगहों में बारिश रहेगी। अरुणाचल प्रदेश में अनेक जगहों पर यानी पूरे पूर्वोत्तर में अनेक जगहों पर बारिश दर्ज की जाएगी। आइए अब रुक करते हैं दक्षिण की ओर, जिसमें आप भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो अधिकतर जगहों पर यहाँ पर बारिश रहेगी। वहीं तमिलनाडु और पुडुचेरी में कई जगह बरसात होने की संभावना है। तेलंगाना में अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है। तो ये तो बात हुई बारिश की, कहाँ कितनी बारिश हो सकती है और कहाँ पर कहीं कहीं बारिश होगी। मध्य भारत की बात कर लेते हैं तो पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में अधिकतर जगहों में बारिश होने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में कई जगह पर बरसात अगले 24 से 48 घंटों में दर्ज की जा सकती है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम का मिजाज कैसा रहा। जिसमें आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और साथ ही अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिछले 24 घंटों में इन सभी जगहों पर बारिश दर्ज की गई है। इसी तरीके से अगर हम पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर तेज हवाओं के साथ बारिश पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको जानकारी देते हैं कि जो पूर्वोत्तर के राज्य है वहाँ पर कैसी स्थिति रही। तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड,
मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अनेक जगहों पर यानी ज़्यादातर जगहों पर काफ़ी स्थानों पर यहाँ भी बारिश रही है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कई जगहों पर मतलब बारिश रही है और काफ़ी ज़्यादा मूसलाधार बारिश रही। बिहार, झारखंड में भी पिछले 24 घंटों में ऐसे ही हालात रहे हैं। दक्षिण की बात करें तो देखिए, तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु, रायलसीमा, भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, पिछले 24 घंटों में काफ़ी जगहों पर यहाँ पर बारिश हुई। लेकिन केरल और कोंकण गोवा की बात करें तो अधिकतर जगहों में और मूसलाधार बारिश यहाँ पर पिछले 24 से 48 घंटों में दर्ज की गई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पिछले 24 से 48 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। अब रुक करते मध्य भारत की ओर। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश और साथ ही मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो पिछले 24 घंटों में ज़्यादातर जगहों पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है। तो फिलहाल आप देख रहे हैं पूरे देश में बारिश की स्थिति क्या है और इसके बारे में अभी आपने जाना पिछले 24 घंटों में कैसे हालात रहे और आने वाले 24 घंटों में बारिश कहाँ कहाँ किस तरह की रहेगी। और इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा। पेमेंट फेल। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए, गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको तापमान के हाल के बारे में जानकारी देते हैं, यानी कहाँ अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया, कहाँ नीचे रहा और ऐसी स्थिति कहाँ कहाँ रही न्यूनतम तापमान को देकर। तो आइए तापमान के हाल में सबसे पहले हम आपको जैसे जानते हैं कि अधिकतम तापमान के बारे में जानकारी देते हैं, तो जिसमें आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है, यानी ज़्यादा दर्ज किया गया। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और साथ ही उत्तराखंड। पूर्वोत्तर की बात करें तो आप देखिए अरुणाचल प्रदेश, साथ ही साथ असम, मेघालय, यहाँ पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से ज़्यादा रहा है। इसी तरीके से अगर हम दक्षिण की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि तटीय आंध्र प्रदेश और वहीं तेलंगाना में 5 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे लुढ़का है। दक्षिण की ओर हम और रुक करते हैं, तमिलनाडु और केरल की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर और साथ ही पुडुचेरी की बात करें तो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है सामान्य से कम दर्ज किया गया। तापमान यहाँ पर सामान्य से नीचे लुढ़का है। आइए आपको जानकारी दें मध्य महाराष्ट्र के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस मध्य महाराष्ट्र में सामान्य से तापमान, अधिकतम तापमान सामान्य से कम ही दर्ज किया गया है। और अगर हम सबसे अधिक तापमान की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बाड़मेर में सबसे अधिक तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की, जम्मू कश्मीर, लद्दाख की बात कर लेते हैं। 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस जो अधिक न्यूनतम तापमान है सामान्य से वो नीचे लुढ़का है, सामान्य से यहाँ पर तापमान कम दर्ज किया गया है। इसी तरीके से अब हम नज़र डालते हैं हम हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात पर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से यहाँ पर अधिक दर्ज किया गया है। और आइए अब देश के विभिन्न हिस्सों में अब नज़र डालते हैं हम यहाँ पर उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम पर और साथ ही बिहार और गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से यहाँ पर कम दर्ज किया गया है। और अगर हम पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में आप देख रहे हैं कि तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। और वहीं अगर हम तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की बात करें तो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से यहाँ पे नीचे गया है, कम दर्ज किया गया है। तो देश के विभिन्न हिस्सों में तापमान की स्थिति क्या है ये अभी आपने जाना। इस तरीके से अगर हम बिहार की बात करें तो डेहरी में आप देख रहे हैं 18.5 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है, जो सबसे कम तापमान है वो डेहरी में बिहार के दर्ज किया गया है। और इसी के साथ ही आइए अब बढ़ते आगे और देश के अन्य हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान कैसा रहा, आइए डालते हैं इस पर नजर।
ये था पूरे देश के मौसम का हाल। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहे मौसम खबर। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में जैसा कि आप जानते हैं कि हम सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता के बारे में। देश के जो प्रमुख शहर हैं, बड़े शहर हैं, वहाँ के एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसा रहा। शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली के साथ। तो आप देख सकते हैं 191 है। हालांकि काफ़ी अच्छी स्थिति में थी यहाँ की एयर क्वालिटी, लेकिन अब फिलहाल आप संतोषजनक ही यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वालिटी दिखाई दे रही है। पुणे की बात करें तो 50 से नीचे है, 42 है, और ये काफ़ी अच्छी स्थिति में यहाँ की एयर क्वालिटी नज़र आ रही है आंकड़ों के अनुसार। वहीं अगर हम मुंबई की बात करें तो यहाँ आप देखें, यहाँ पर एयर क्वालिटी का जो कांटा है वो गाढ़े हरे पर है, यानी बहुत अच्छी एयर क्वालिटी है मुंबई में भी। कोलकाता की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हरे रंग में 72 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी ये भी यहाँ पर काफ़ी बेहतर है, अच्छी स्थिति में नज़र आ रही है यहाँ की एयर क्वालिटी। लखनऊ में 123 है, संतोषजनक स्थिति में है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 100 से ऊपर है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं संतोषजनक कैटेगरी में है। पटना की बात करें तो 130 है, हालांकि यहाँ की भी एयर क्वालिटी और भी अच्छी हो गई थी, लेकिन फिर से एक बार यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 130 संतोषजनक कैटेगरी में यहाँ की एयर क्वालिटी है। हैदराबाद में आप देखिए 50 है, जो कि काफ़ी बेहतर स्थिति में, बहुत अच्छी स्थिति में है हैदराबाद की एयर क्वालिटी। अहमदाबाद में 120 है, संतोषजनक स्थिति में देख रहे हैं। गुणवत्ता सूचकांक यहाँ पर 120 दिखा रहा है, और जो कांटा है वो पीले रंग में है, यानी संतोषजनक स्थिति में। बेंगलुरु में 39 है, काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छी है यहाँ की एयर क्वालिटी। तो देश के जो बड़े शहर हैं वहाँ की एयर क्वालिटी के बारे में अभी हमने आपको जानकारी दी। आइए अब बात करते हैं पर्यटक स्थलों के बारे में, यानी जो पर्यटन पूर्वानुमान है वो क्या कहता है अगले 4 दिनों के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लद्दाख लेह की। तो आप देख रहे हैं कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार चारों ही दिन यहाँ पर अच्छी चटक धूप रहेगी। अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस पहले 3 दिन, उसके बाद गुरुवार को 28 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान सोमवार को 12 डिग्री सेल्सियस, अगले 3 दिन 15 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो बात हुई अगले 4 दिनों में कैसी स्थिति यहाँ पर रहने वाली है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आप देख रहे हैं कि सोमवार को बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार को गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है, बिजली कड़क सकती है। अधिकतम तापमान पहले 2 दिन 31 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 29 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऊपर नीचे अगले 4 दिनों में तापमान होता रहेगा। तो धर्मशाला में 3 दिन यहाँ पर बारिश होने की बात कही जा रही है। इसी तरीके से उत्तराखंड के केदारनाथ की बात करें तो अगले 4 ही दिन आप देख रहे हैं अच्छी धूप रहेगी, लेकिन बादल भी छाए रहेंगे, और जो तापमान है 8.1 है सोमवार को, मंगलवार को 8.7, बुधवार को 8 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद आप देख रहे हैं कि 7 डिग्री सेल्सियस पहुंच रहा है, 7.3। न्यूनतम तापमान भी आप देख रहे हैं कि यहाँ 2.9 से 5.4 तक पहुंच रहा है, यानी तापमान नीचे की ओर जा रहा है। अब बात करते हैं पंजाब के अमृतसर की। तो पहले 3 दिन आप देखिए यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, धूप खिलती रहेगी। अधिकतम तापमान 35-36 डिग्री सेल्सियस, और गुरुवार को 35 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पर बौछारें पड़ सकती है, बारिश हो सकती है, बादल बरस सकते हैं। तो ये तो बात हुई पंजाब के अमृतसर में अगले 4 दिनों में तापमान की स्थिति क्या रहेगी, मौसम का मिजाज क्या रहेगा, जिसमें आपने जाना पहले 3 दिन यहाँ पर बादल रहेंगे और धूप भी खिलती रहेगी। अब बात करते हैं हम नागालैंड की कोहिमा की। तो 4 ही दिन आप देख रहे हैं पूर्वोत्तर में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, और कोहिमा में भी ऐसी मूसलाधार बारिश अगले 4 दिन हो सकती है। अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री तक जा रहा है, यानी जो सोमवार को जहाँ 24 डिग्री सेल्सियस है, मंगलवार को 25, 26 को वहीं आप देख रहे हैं कि बुधवार को 26 डिग्री सेल्सियस, गुरुवार को भी 26 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में। अब बात करते हैं उड़ीसा की पुरी की। तो आप देख रहे हैं कि पहले 4 दिन, पहले जो ये 4 दिन दिखाई दे रहे हैं उसमें पहले 2 दिन सोमवार, मंगलवार को अच्छी बारिश हो सकती है, जैसा कि उड़ीसा के बारे में हमने आपको पहले बताया था। और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस, मंगलवार को 30 डिग्री सेल्सियस, बुधवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस, गुरुवार को 34।
तो ये तो बात हुई कि पुरी में अगले 4 दिनों में मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है। यानी अगर आप जाने की सोच रहे हैं तो ध्यान जरूर रखें कि काफ़ी ज़्यादा बारिश इन दिनों यहाँ पर हो रही है। मध्य प्रदेश में खजुराहो में आप देखें सोमवार, मंगलवार, बुधवार बादल छाए रहेंगे, धूप भी निकलती रहेगी। अधिकतम तापमान यहाँ पर 33, 34 और 32, गुरुवार को 31 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर बारिश भी हो सकती है। काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की संभावना है यहाँ पर गुरुवार को, और तापमान भी इसी के साथ ही नीचे हुए जाता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ अधिकतम तापमान 33 से 31 डिग्री सेल्सियस पहुँच रहा है। केरल की बात करते हैं। केरल के कन्नूर में आप देख रहे हैं कि अगले 4 ही दिन बारिश है और लगातार काफ़ी ज़्यादा बारिश है। केरल को लेकर आपको एक बार फिर से बता दें कि बारिश से जुड़ा हुआ अलर्ट भी जारी किया गया है, रेड अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि तापमान और मौसम में कोई बदलाव नहीं। अगले 4 दिनों में 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस सोमवार को है। उसके बाद लगातार 24 डिग्री सेल्सियस 3 दिनों पर तापमान दर्ज किया जाएगा। तमिलनाडु के रामेश्वरम की बात कर लेते हैं तो यहाँ भी आप देखिए सोमवार, मंगलवार को 35 डिग्री सेल्सियस है, बुधवार को 34, गुरुवार को 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। तो रामेश्वरम की ये स्थिति है अगले 4 दिनों की। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जो खासतौर पर पर्यटन के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है, वहाँ पर मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, इसका ज़रूर आप ध्यान रखते हुए ही अपने आगे की कोई प्लानिंग करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि देश के विभिन्न हिस्से जो है वहाँ पर मौसम को लेकर किस तरह की कृषि से जुड़ी गतिविधियों का ध्यान रखना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि ये मौसम फसलों की, खासतौर पर सब्जी फसलों की काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ऐसे में हमारे किसानों को क्या करना चाहिए, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य गुजरात के किसान इस समय समतल खेतों में धान की नर्सरी लगाते रहें। इसके अलावा यहाँ मूंग, उड़द, बाजरा और अरहर की बुआई जारी रखें। मध्य गुजरात के किसान इस समय खेतों में निराई के अलावा खाली जगहों को भरने और विरलीकरण का काम कर सकते हैं। यही ये मौसम मिर्च, टमाटर और बैंगन की नर्सरी लगाने के लिए भी उपयुक्त है। उत्तरी गुजरात में इस समय कपास के अलावा मूंगफली, तिल, बाजरा, मक्का और मूंग की बुआई करते रहें। इसके अलावा यहाँ इस समय लोबिया की बुआई भी की जा सकती है। उत्तरी गुजरात में ही किसान मिर्च, टमाटर और बैंगन की नर्सरी लगाते रहें। दक्षिणी गुजरात की बात करें तो यहाँ धान की रुपाई से ठीक पहले खेत को समतल करें। इसके बाद अनुशंसित मात्रा में खाद और उर्वरक डालें। दक्षिणी गुजरात में ही इस समय भिंडी, बैंगन, ग्वारफली, परवल और कुंदरू की तुड़ाई के अलावा जिमी कंद की खुदाई करें। यही इस समय गन्ने में ड्रेंचिंग यानी भिगोने का काम करें। सौराष्ट्र और कच्छ में इस समय खरीफ मूंगफली, उड़द, मूंग, तिल, कपास और सोयाबीन की बुआई जारी रखें। सौराष्ट्र और कच्छ में ही कद्दू वर्गीय सब्जियों के अलावा अन्य सब्जियों की बुआई जारी रखें। तो सब्जियों से जुड़ी आपने रिपोर्ट अभी देखी। फिलहाल अब बढ़ते आगे और बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे खीरा के बारे में। खीरा जो कि विटामिन सी का बहुत अच्छा माध्यम है, इसे हम सलाद में लेना पसंद करते हैं। हाइड्रेशन को मेंटेन करने में भी खीरा मदद करता है और इसमें रेशा भी काफ़ी अच्छा होता है, जो कि हमारे पाचन तंत्र के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। खीरा की फसल अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए अब आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसमें हम आपको तमाम जानकारी देंगे कि कौन सी अच्छी किस्में हैं, खेत की तैयारी कैसे करें, कीट और बीमारियों से इस फसल को कैसे सुरक्षित रखें। आइए देखते हैं रिपोर्ट। इसका
खतरा रहता है। लाल कीड़े से फसल को बचाने के लिए कार्बारिल दवा की 1 से 2 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर कीट प्रभावित जगह पर छिड़काव करें। लाल कीड़े के अलावा खीरे की फसल में फल मक्खी का हमला भी हो सकता है। फल मक्खी से बचाव के लिए मेलाथियान 50 EC दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर कीट प्रभावित जगह पर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि इन दवाओं का उपयोग विशेषज्ञों की सलाह से ही करें। तो ये थी खीरे से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि मौसम खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें मौसम खबर। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। मौसम खबर के प्रायोजक थे IL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। एक ऐसा मुकाम जहां जुड़ते हैं कृषि के कई आयाम, वो खेती में तकनीक की बात या फिर FPO कृषि उत्पादों के विपणन में चढ़ रहे हों सफलता के नए सोपान। देखिए हर रविवार सुबह 8 बजे और शाम 5 बजे मंडी.com में DD किसान पर। हमारा संविधान हमारा सम्मान है। इस अभियान का उद्देश्य भारत के संविधान में स्थापित सिद्धांतों के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के साथ साथ देश को बांधने वाले साझा मूल्यों का उत्सव मनाना भी है। नमस्कार। हमारा संविधान हमारा सम्मान, ये कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के माध्यम से आयोजित किए जा रहे हैं। सबसे पहले हमने ये कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित किया और हमारे मुख्य अतिथि थे भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति जी। उसके बाद उसी में ये तय हुआ कि हमारा संविधान हमारा सम्मान कार्यक्रम के तहत पूरे वर्ष भर में कुछ रीजनल कॉन्फ्रेंस आयोजित किए जाने चाहिए। उसी श्रृंखला में हमने बीकानेर में एक रीजनल कॉन्फ्रेंस की और उसमें भारत के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसमें एज ए चीफ गेस्ट के रूप में आए थे। और अभी हमने दूसरा रीजनल कॉन्फ्रेंस के रूप में इलाहाबाद में हमने तय किया है हमारा संविधान हमारा सम्मान का कार्यक्रम 16 जुलाई को। इस कार्यक्रम के तहत हम ये समझाने का प्रयास करते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था और संविधान लागू होने के बाद हम 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। तो ये अमृतकाल भी है और संविधान के लागू होने का 75वां वर्ष भी है। तो इस कालखंड में हम संविधान में जो हमें जो मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व है, जो हमारे कर्तव्य है, उनके बारे में जो जानकारी दी गई है, उनका हम जनता के बीच में जाकर के उनके बारे में बताएं हम कि हमें संविधान खाली हमारा कोई आर्टिकल्स से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है, ये हमारा एक राष्ट्रीय ग्रंथ है। पवित्र भावना के साथ हम संविधान का आचरण करना चाहिए, संविधान में उल्लेखित चीजों का पालन करना चाहिए। इसमें जुडिशरी के लोग भी सम्मिलित होते हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस
जिस जगह हम करते हैं तो चीफ जस्टिस भी उसमें आते हैं, फिर आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी आते हैं, एडवोकेट भी इसमें सम्मिलित होते हैं, रिटायर्ड जज भी इसमें सम्मिलित होते हैं और बहुत ही एक अच्छा कार्यक्रम ये होता है, हमारा संविधान हमारा सम्मान। तो 16 जुलाई को जो हम इलाहाबाद में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, आसपास के क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का एक प्रमुख तत्व है विधि जागृति अभियान, जिसमें विभिन्न माध्यमों के जरिए कानून से जुड़ी जानकारी नागरिकों तक पहुंचाई जाती है। विधि जागृति अभियान में विभिन्न वर्गों को आकर्षक, मनोरंजक और यादगार तरीकों का उपयोग कर विधि जागरूकता का विस्तार किया जा रहा है। इसको और मजबूत बनाने के लिए ग्राम विधि चेतना, वंचित वर्ग सम्मान और नारी भागीदारी जैसी पहल की जा रही है, ताकि उन्हें जागरूक और सशक्त बनाया जा सके। इस प्रयास में लॉ कॉलेज के छात्रों और न्याय विभाग से जुड़ी संस्थाएं भी शामिल हैं। एक समावेशी गणतंत्र की राह में विधि जागृति अभियान विधिक साक्षरता जागरूकता के प्रतीक के रूप में स्थापित हो रहा है। हमारा संविधान हमारा सम्मान है। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।